हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम डाइवोर्स के टॉपिक पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो हमारा रिमेनिंग है उसे डिस्कस करेंगे और हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदू लॉज और एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए अब सबसे पहले सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के जो हमारे रिमेनिंग प्रोविजंस थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डाइवोर्स का ग्राउंड अब आ रहा है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिस पर पार्टी तभी डाइवोर्स ले सकती है जब रिस्पोंडेंट ने अपना धर्म रिनाउंस कर दिया हो, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन करके वो किसी और रिलीजन में चला गया हो। फॉर एग्जांपल एक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अगर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा अपना लेता है तो जो पिटिशनर है वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती हैं। यहाँ पर मेयर रिनाउंसिएशन से आप इस ग्राउंड पर रिलीफ नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हिंदू जो है वो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को छोड़कर अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेता है, लाइक वो बीफ कंज्यूम करना या फिर सभी देवी देवताओं को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है, तो इससे हम ये नहीं मानेंगे कि उसने अपना धर्म त्याग दिया है, बल्कि वो जिस धर्म को अपना रहा है उसके द्वारा जो प्रॉपर राइट्स और सेरेमनीज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं कन्वर्जन के लिए उसे वो अंडरगो करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि उन्होंने सक्सेसफुली दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, तभी पिटिशनर को डाइवोर्स लेने के लिए ग्राउंड मिलेगा। ऐसे केसेस में जब कन्वर्जन हो जाती है तो आपकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, मैरिज सबसिस्ट करती है। पार्टीज़ को अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना ज़रूरी है अनलेस एंड अनटिल जो पार्टी नॉन कन्वर्ट है, जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो एज अ पिटिशनर डाइवोर्स के लिए केस फाइल करती हैं और उन्हें डाइवोर्स की रिलीफ मिलती है, तभी माना जाएगा कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला ग्राउंड जो कि है इंसैनिटी। आप ज़रा बेयर एक्ट से इंसैनिटी का प्रोविज़न रीड कीजिए जो कि आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में। इंसैनिटी के ग्राउंड पर आप डाइवोर्स तभी ले सकते हैं जब रिस्पोंडेंट जो है वो इनक्योरेबली अनसाउंड है, यानी कि जो मानसिक रोग रिस्पोंडेंट को है वो लाइलाज है और रिस्पोंडेंट को एक तरह से एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें हम शिज़ोफ्रेनिया को भी इंक्लूड करते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा पागलपन है जहां आप चीज़ें खुद अज्यूम करते हो, तो हम ऐसे मानसिक विकार जो कि कॉन्टिन्यूसली लगातार या इंटरमिटेंटली कुछ इंटरवल्स पे उसको डिस्टर्ब करता हो रिस्पोंडेंट को, और इसमें हम किसी का मानसिक रूप से डेवलपमेंट अगर माइंड की प्रॉपर नहीं हुई है वैसे केसेस भी कवर करते हैं और उन्हें भी हम इंसेन या इंसैनिटी के ग्राउंड में गिनते हैं। हाउएवर अगर रिस्पोंडेंट इंसेन है एज पर सेक्शन 13, खाली इसी ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिलेगा, पिटिशनर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट के साथ रहना अब पॉसिबल नहीं है, लिविंग विद द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। यहाँ पर जो हम इंसैनिटी की बात कर रहे हैं वो पोस्ट मैरिज इंसैनिटी ही होनी चाहिए, यानी कि शादी के बाद ही ऐसी इंसैनिटी आई होनी चाहिए रिस्पोंडेंट में। अदरवाइज़ अगर ये प्री मैरिज इंसैनिटी है शादी से पहले की, तो उस केस में डाइवोर्स नहीं, आप मैरिज को वॉइडेबल ज़रूर डिक्लेयर करवा सकते हैं सेक्शन 12 में जाकर। वहाँ पर आपको रेमेडी सेक्शन 12 में वॉइडेबल की उपलब्ध है, और अगर पोस्ट मैरिज मेंटल अनसाउंडनेस है तो आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आप पढ़िए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 4। कुछ बेयर एक्ट्स में यहाँ पर स्टार दिया होगा और कुछ बेयर एक्ट्स में भी प्रोविज़न होगा, क्योंकि ये 2019 में एक पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट आई थी जिसने लेप्रेसी को एक डाइवोर्स का ग्राउंड एनी फर्दर होने से रोक दिया है। इन्होंने लेप्रेसी को ओमिट कर दिया है सेक्शन 13 से हिंदू मैरिज एक्ट के, क्योंकि लेप्रेसी जो कि जिसे हम कुष्ठ रोग या कोढ़ भी बोलते हैं वो क्योरेबल भी है, इसलिए काफ़ी देर से एक डिमांड चल रही थी इस प्रोविज़न को हटाने की। तो 2019 पर्सनल लॉज अमेंडमेंट के बाद इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। अब आप रीड कीजिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 अपनी बेयर एक्ट से। ये प्रोविज़न आपको वेनेरियल डिजीज़ के ग्राउंड पर डाइवोर्स लेने की अनुमति देता है। वेनेरियल डिजीज़ जिसे हम यौन रोग भी बोल सकते हैं या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर रिस्पोंडेंट को ऐसी कोई डिजीज़ है, वेनेरियल डिजीज़ है, तो डाइवोर्स लिया जा सकता है पिटिशनर के द्वारा, प्रोवाइडेड वो ये प्रूव करे कि ये जो वेनेरियल डिजीज़, ये जो यौन रोग है, ये कम्युनिकेबल है, ये आगे फैल सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनता, पर अगर ऐसा है तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स के केस में
नॉट ओनली ये एक ग्राउंड है, पर सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड में इवन यहाँ तक कहा था कि एक पर्सन जो एड्स या फिर ऐसी वेनेरियल डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, इनसे इन्फेक्टेड है, ऐसे लोगों को शादी करने से रोकना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में। ये आपको रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के ग्राउंड पर पटिशनर को डाइवोर्स की रेमेडी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पटिशनर को प्रूव करना है कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है, और ना सिर्फ इतना कि दुनिया का त्याग कर दिया है, पर उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने कोई धार्मिक शाखा या फिर किसी धार्मिक उपदेश को अपना लिया है। यहाँ पर धार्मिक उपदेश या शाखा को अडॉप्ट या अपनाने से मतलब है कि जो शाखा या उपदेश की सेरेमनीज़ हैं, रिस्पोंडेंट ने उसको भली भांति परफॉर्म किया है। यहाँ पर इन दोनों एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। खाली रिस्पोंडेंट ने अगर दुनिया का त्याग कर दिया है लेकिन अभी कोई रिलीजियस ऑर्डर में एंटर नहीं या दाखिल नहीं हुए, तो आपको रिनंसिएशन के ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिलेगा। और या फिर वो किसी रिलीजियस ऑर्डर में या शाखा में एंटर ज़रूर हो गए हैं पर अभी उन्होंने परित्याग नहीं किया है दुनिया का, तब भी आपको रिनंसिएशन के ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दुनिया का त्याग और रिलीजियस शाखा या ऑर्डर उपदेश को ज्वाइन करना बड़ा ज़रूरी है। दोनों की कोएग्जिस्टेंस चाहिए, तभी पटिशनर को डाइवोर्स मिलेगा रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के ग्राउंड पर। इसके बाद आप अपनी एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट में सेक्शन 108 रीड करें वीडियो को पॉज करके, और उसके तुरंत बाद आप सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रीड करें। अगर आपने ये सेक्शंस रीड कर लिए हैं तो अब आपको बता दें कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 जो है वो आपका सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है। सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक प्रिजम्पशन ऑफ डेथ रेज करता है ऐसे केसेस में जहाँ पर एक आदमी या औरत वो 7 साल से लापता हैं और जिन लोगों को उनके ज़िंदा होने के बारे में खबर होनी चाहिए, ऐसे किसी भी लोगों को उनकी ज़िंदा होने की कोई खबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि ऐसा आदमी या औरत इनकी डेथ हो चुकी है। तो अगर कोर्ट फील करता है कि 108 की प्रिजम्पशन रेज होती है आपके केस में, तो वो आपको इस ग्राउंड पर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर डाइवोर्स दे सकता है। ये इस ग्राउंड पर डाइवोर्स लेना ज़रूरी है अगर पार्टी को रीमैरी करनी है किसी और से सब्सिक्वेंटली। अगर पार्टी को किसी और से शादी करनी है तो इस ग्राउंड का डाइवोर्स लेना ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि पार्टी किसी और से शादी कर ले और उनका जो पुराना स्पाउस था वो ज़िंदा वापस लौट आए, तो ऐसे केस में जो उनकी सब्सिक्वेंट जो दूसरी शादी है वो इनवैलिड हो जाएगी और उनको बिगमी यानी कि द्विविवाह के लिए प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। तो इससे अच्छा है ऐसे केस में वो पहले डाइवोर्स की डिक्री ले। आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे ग्राउंड सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पे। इन ग्राउंड्स की ये स्पेशलिटी थी कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल हैं। आगे हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। ये ग्राउंड सिर्फ वाइफ को ही अवेलेबल ग्राउंड्स हैं। आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट से सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पढ़िए। अगर आपने अब सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 पढ़ लिया है तो आप ये जान चुके होंगे यहाँ पर आपको डाइवोर्स के लिए 4 तरह के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज, सेकंड है रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, थर्ड है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, फोर्थ है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज। पहले हम प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज की बात करते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर आफ्टर 1955 जब हिंदू मैरिज एक्ट आया है उसके बाद से बिगमी अलाउड नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो मैरिज वॉइड होगी। सेक्शन 11 ऐसी मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर करता है। हाउएवर सेक्शन 11 या फिर हिंदू मैरिज एक्ट कहीं भी ये नहीं बताता कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले अगर किसी ने द्विविवाह या बिगमी की थी तो ऐसी शादी इसका क्या होगा। हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी शादी को कहीं भी वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता है, तो ऐसी शादी के केस में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसीलिए ऐसी शादी के केसेस में जो दोनों वाइफ्स हैं उनको अलाउ किया गया है हिंदू मैरिज सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के द्वारा कि वो दोनों में से कोई भी डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती हैं। हाउएवर यहाँ पर एक एसेंशियल ज़रूरी है कि जब भी वो डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करने जाएं तो जो दूसरी मैरिज से वाइफ हैं वो उस टाइम मतलब एट द टाइम ऑफ पिटिशन ज़िंदा होनी चाहिए।
इसके बाद वाइफ के पास जो स्पेशल ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का वो है रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी। यहाँ रेप का मतलब है बलात्कार। यहाँ हम अगर 18 साल से कम उम्र की बीवी के साथ भी फोर्सफुल सेक्स किया जाता है तो उसको भी रेप गिनेंगे। सेकेंडली हम सोडोमी, जिसको हम एनल इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ सेम सेक्स वाले लोग यानी कि पुरुष मैथुन होता है। और इसके बाद बेस्टियलिटी का मतलब है जहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स मैन और एनिमल यानी कि पशु संभोग होता है। अगर एक पति रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी कमिट करता है तो वाइफ के पास राइट आ जाता है उससे डाइवोर्स लेने का। हाउएवर, ऐसा डाइवोर्स लेने से पहले कुछ एसेंशियल्स का फुलफिल होना ज़रूरी है कि ये ऑफेंस जो है ये मैरिज के बाद हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा ऑफेंस मैरिज से पहले हुआ था और अगर आपने फिर उनसे ऐसे व्यक्ति से शादी की तो फिर आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं ले सकते। तो ज़रूरी है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये मैरिज के बाद कमिट हुए हैं और इनका कमिट होना ज़रूरी है। मेयर अटेम्प्ट यहाँ पर डाइवोर्स का ग्राउंड में कवर नहीं होगा। इवन इफ़ जो हस्बैंड है वो रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी किसी भी चीज़ का ऑफेंस था ऐसे और उन पर वो प्रोसिक्यूट हुए थे इस मामले में, लेकिन वो एक्विट हो गए या फिर प्रोसिक्यूट भी हो गए, स्टिल वाइफ को अलग से मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने के लिए यानी कि डाइवोर्स लेने के केस में प्रूव करना पड़ेगा कि हस्बैंड ने रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी कमिट की थी। इसके बाद हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो एक्सक्लूसिव राइट देता है वाइफ को डाइवोर्स की, उस पर जो तीसरा ग्राउंड है हमारा उस पर बढ़ते हैं। यहाँ हम नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन के ग्राउंड की बात करेंगे। ये बड़ा ही सिंपल ग्राउंड है। अगर एक वाइफ को एक 125 CRPC में एक डिक्री मिली है या फिर सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस की डिक्री मिली है और जो उनकी हस्बैंड के साथ कोहैबिटेशन है वो अभी रिज्यूम नहीं हुई, यानी कि उनके पास डिक्री तो ज़रूर आ गई अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि हस्बैंड उनको मेंटेन करे। ये डिक्री 125 CRPC सेक्शन 18 हामा दोनों की हो सकती है, लेकिन स्टिल उनके हस्बैंड के साथ कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई, यानी कि उनका हस्बैंड अभी भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को नहीं निभा रहा। और ये जो कोहैबिटेशन है ये 1 साल तक रिज्यूम नहीं हुई। और 1 साल हम कब से गिनेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर है 125 CRPC या फिर 18 हामा का। तो शी हैज़ अ राइट टू सू द हस्बैंड फॉर डाइवोर्स। वो अपने हस्बैंड को तलाक के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकती है। लास्ट हमारा ग्राउंड है जो वाइफ के केस में एक्सक्लूसिव राइट है वाइफ का, वो है रेपुटेशन ऑफ मैरिज। यहाँ रेपुटेशन का अर्थ है रिनाउंस या रिजेक्ट। जब बीवी अपनी मैरिज को रिनाउंस या रिजेक्ट कर देती है, मैरिज का परित्याग कर देती है, इसे हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी बोलते हैं। यौवन का विकल्प माना जाता है कि जब प्यूबर्टी यानी कि यौवन का आगमन पुरुष या स्त्री में होता है तब वो सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। हिंदू मैरिज के केस में बॉयज़ के लिए कोई ऐसी एज डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन गर्ल्स के केस में हिंदू मैरिज एक्ट ये एज 15 ईयर्स डिसाइड करती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट का ये प्रोविज़न बोलता है कि अगर किसी लड़की की 15 ईयर्स से पहले शादी हुई है, जब वो 15 साल की थी उससे पहले उसकी शादी हुई है, ऑब्वियसली उनकी खुद की कंसेंट तो होगी नहीं क्योंकि वो तो माइनर थे, तो किसी गार्डियन के कंसेंट से ये शादी हुई है, तो शी हैज़ अ राइट कि जब वो 15 साल की हो जाए तो वो ये अपनी मैरिज का परित्याग यानी कि मैरिज को रेपुडिएट कर सकती हैं। रिक्वायर्ड है कि ये जो परित्याग है ये वो 18 बरस की होने से पहले बिफोर शी टर्न्स 18 उससे पहले कर दें। अगर वो ऐसा कर देती हैं 15 के बाद और 18 से पहले वो अपनी शादी का परित्याग कर देती हैं तो शी नाउ हैज़ अ राइट ऑफ डाइवोर्स। यहाँ पर परित्याग रेपुटेशन को आप डाइवोर्स से कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा अपने दिमाग में। खाली रेपुटेशन से मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी, रेपुटेशन से एक ग्राउंड बनेगा मैरिज डिसॉल्व होने का, और वो भी ऐसी रेपुटेशन जो 15 साल के बाद और 18 साल से पहले हुई है। और मैरिज कॉन्सुमेट हुई है या नहीं ये इममटेरियल है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ग्राउंड के लिए। तो अगर 15 साल से के बाद और 18 साल से पहले वो अपनी शादी को छोड़ देती है, परित्याग कर देती है, तो वो कभी भी डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है, इवन इफ़ जब वो 18 साल की हो जाए उसके बाद भी। 18 साल की जो एज लिमिट है वो खाली रेपुटेशन के लिए है, डाइवोर्स फाइल करने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो परित्याग है या फिर रेपुटेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ओरल का मतलब जहाँ वो बोल दे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, वो साफ मना कर दे कि मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी थी,
मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, मैं इस बंधन को अब निभाऊंगी नहीं। और एम्प्लॉयड के केस में जहाँ वो हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाए अपने घर या किसी कहीं और। तो ये था आपका आज का लेक्चर सेक्शन 13(1) के जो प्रोविजंस थे रिमेनिंग, और सेक्शन 13(2). अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर और MCQ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।